हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 3 क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसमें थर्ड यूनिट में ये जो पोयम है दैट इज़ द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, ये पोयम हमने रीड कर ली है, बहुत ही अच्छे से रीड करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, सो आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स, जो लेटेस्ट डिस्कस का पार्ट है, ठीक है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अक्वेरेंस इन द पोयम। यानी आपको क्या करना है, जो हमने पोयम पढ़ी है उसके स्टेटमेंट्स गिवन है, बट आपको उसको अरेंज करना है। वो ऊपर नीचे दी हुई है, जैसे स्टोरी में पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इस सीक्वेंस में आपको ये अरेंज करना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप पहले तो चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर पढ़िए। ठीक है, और फिर ये जो सारे सेंटेंस गिवन है ना, ये सारे सेंटेंस आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था और फिर उसके बाद क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ, यानी सीक्वेंस पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक जो ये लास्ट वाला है ना, ये गिवन है कि 10th नंबर पे ये हुआ था, जिसमें क्या है, गोपी स्केयर्स द जमींदार अवे, यानी गोपी ने ज़मींदार को डरा दिया था और फिर सेलिब्रेट किया था विलेज में। ठीक है, तो ये तो पता है हमें, स्टोरी में ये लास्ट में हुआ था, बट सबसे पहले क्या हुआ था, तो ये जो 3rd नंबर पे है ना, गोपी इज टोल्ड टू गैदर फूड बट इंस्टेड सेट्स ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड। गोपी को फूड गैदर करने के लिए बोला गया था, बट वो सैंड पे बैठ के पिक्चर्स ड्रॉ कर रही थी, है ना, हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। ओके, एंड सेकंड नंबर पे क्या हुआ था, ये 9th वन, जब वो वहाँ पे खेल रही थी, ड्रॉ कर रही थी, तो एक आदमी था जिसने उसको मैजिक ब्रश दिया था, है ना, अ मैन गिव्स अ मैजिक ब्रश टू गोपी, है ना। सो ये हो जाएगा नंबर 2। आप साथ के साथ अपनी बुक में भी मार्क करते जाना। ठीक है, एंड नंबर 3 है वो कौन सा है, फिर जब उसने पेंट ब्रश दिया तो गोपी क्या बनाती है उससे, गोपी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी विच बिकम्स रियल एंड अमेज द विलेज, है ना, जो सच में खिचड़ी फिर बन गया था, खिचड़ी का बाउल, और फिर पूरे गांव में वो खिचड़ी फैल गई थी, है ना, इतना ज़्यादा वो भर गया था, बाउल से बाहर निकल रहा था। तो ये हो जाएगा नंबर 3, यानी तीसरे नंबर पे ये वाला स्टेटमेंट आएगा। देन उसके बाद गोपी यूजेस द मैजिक ब्रश टू पेंट यूजफुल आइटम्स फॉर द विलेजर्स। फिर जब सारे गांव वाले आए ब्रश देखने के लिए, और फिर गोपी ने क्या क्या ड्रॉ किया, है ना, किसी के लिए मफलर, किसी के लिए अपनी दादी के लिए भी कुछ ड्रॉ किया था, है ना, तो विलेजर्स के लिए वो कुछ कुछ ड्रॉ करती है मैजिक ब्रश से, है ना। तो ये हो जाएगा 4th नंबर पे। ठीक है, 7th वन। देन उसके बाद हो जाएगा, फिर ज़मींदार को पता चल गया था, है ना, तो ज़मींदार उसको ऑर्डर देता है गोपी टू पेंट ट्रेजर फॉर हिम, कि उसके लिए ट्रेजर बनाए, खजाना ड्रॉ करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5th नंबर। ओके, देन ये 5th वाला, जमींदार थ्रोज गोपी इनटू प्रिजन, क्योंकि गोपी ने मना कर दिया था, है ना, तो जमींदार ने गोपी को प्रिजन में यानी जेल में भेज दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6th नंबर। फिर क्या हुआ था, गोपी पेंट्स अ रोड, है ना, ये नेक्स्ट जो है यही आ जाएगा 7th वन। वो एक रोड पेंट करती है और एक घोड़ा पेंट करती है वहाँ से भागने के लिए, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ, ये वाला, गोपी रिटर्न्स टू विलेज विद द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर। जब गोपी अपने गांव वापस आती है तो जमींदार और उसके आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ आते हैं। तो ये हो जाएगा 8th नंबर। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ, गोपी पेंट्स एक बड़ा रिवर वो ड्रॉ करती है ना, ज़मींदार को और उसके आदमियों को रोकने के लिए। तो ये हो जाएगा 9th नंबर। ठीक है, तो 9 हो गए हैं, और ये कौन सा था, ये 1st वन था। ठीक है,
और ये जो फर्स्ट वन है यानी कि ऊपर वाला ये थर्ड वन था, ठीक है, फिफ्थ से ऊपर वाला जो है, और लास्ट वाला जो 10th है वो तो हमें दिया ही हुआ है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बॉक्स बिलो। यानी ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आपको ये जो ब्लैंक्स है इसमें फिल करना है। तो चलिए करते हैं। पहला है ट्रम्पेट एंड सेलिब्रेटरी, यानी खुशियाँ और सेलिब्रेट करना, ठीक है। टेंशन और सस्पेंस, टेंशन यानी टेंशन, सस्पेंस यानी एक तरह से जैसे सस्पेंस क्रिएट हो जाना कि जानने के लिए हम एक्साइटेड रहते हैं ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको बोलते हैं सस्पेंस। देन प्लेफुल एंड इनोसेंट, प्लेफुल यानी अच्छा, खुश, इनोसेंट यानी इनोसेंट, ठीक है, यानी मासूम सा। अब देखो द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट्स थ्रू आउट रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट मोड्स। पोएम जो है वो अलग अलग मोड में रिफ्लेक्ट होती है ऑफ द स्टोरी के अलग अलग मोड हमें बताता है, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में जो पोएम था, पोएम की टोन थी वो क्या था, एज गोपी यूजेस हर imagination to draw in the sand एंड लेटर व्हेन द जमींदार एंटर्स। जब स्टार्टिंग में गोपी अपनी इमेजिनरी को सैंड पर ड्रॉ करती है तो उस टाइम कैसा था, वो बहुत ही प्लेफुल था और इनोसेंट सा सिचुएशन था, पोएम की टोन ऐसी थी, तो फर्स्ट में ये आ जाएगा, ठीक है, प्लेफुल एंड इनोसेंट। लेकिन जब जमींदार की एंट्री होती है पोएम में तो जो टोन है वो किस में शिफ्ट हो जाता है, टेंशन में, है ना, तो ये हो जाएगा टेंशन और सस्पेंस। देन फिर थर्ड में क्या होता है, जब वो गोपी एस्केप वहाँ से भाग जाती है, जमींदार को डरा देती है, सारे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रम्पेट एंड सेलिब्रेटरी, ये थर्ड वन, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। दिस वन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। अब देखो ब्रैकेट में गिवन है, आपको बस चूज करके फिल करना है। फर्स्ट है पोएम मोस्टली फॉलोज अ सिंपल राइम स्कीम। जो पोएम की पैराग्राफ्स है ना, हमने किया था पोएम करते टाइम भी कि कौन सी राइम स्कीम है, पोएम की राइम स्कीम कौन सी है, ये है शायद, ठीक है, हमने किया था। चलो फिर से देख लेते हैं हम। सो पोएम की राइम स्कीम हम चेक कर लेते हैं। ये देखो फर्स्ट एल है, ए दे दिया इसको, देन आर यानी पहले वाले से डिफरेंट सॉरी लेटर है, तो ये बी हो गया, देन ये भी डिफरेंट है सॉरी, ये सी हो गया, एंड ये देखो डोर, फ्लोर, डोर, तो ये सेम है, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ठीक है। सो इस स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी, ठीक है, ये हो गई पोएम की स्कीम। सो हम यहाँ पे फिल कर देंगे ये वाला, ठीक है। देन सेकेंड है दिस पोएम बिलोंग्स टू द डैश पोइट्री जेनर विच टेल्स अ स्टोरी थ्रू वर्ड्स। अब जो ये हमें बताना है कि ये जो पोएम है ये क्या पोइट्री किस तरह से बिलोंग कर रही है, कैसी पोइट्री है, ये डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है या फ्री स्टाइल है। तो ये क्या है, नैरेटिव है, क्योंकि ये स्टोरी की तरह है ना पोएम, हमें पूरी पोएम में हमें एक स्टोरी पता चलती है गोपी की, है ना। सो पोएम क्या है, एक स्टोरी टाइप है, इसलिए ऑप्शन ये आ जाएगा नैरेटिव, ठीक है। देन नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। पोएम में से एग्जाम्पल देना है, ठीक है। जैसे देखो द पोएम इज़ रिच इन इमेजिनरी, पोएम में इमेजिनेशन है बहुत सारा, क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड, और ऐसा है जैसे पोएम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे माइंड में इमेजिन हो रहा है और हम सामने देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्या क्या है, तो देखो जब पोएम में ये वाली लाइनें आती है ना, ये जो लाइनें हैं ना, शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, बहुत बड़ा नदी ड्रॉ करती है, बहुत बड़ी नदी जिसका जो फ्लो है वो बहुत फास्ट है, तो ये सब क्या है, ये पोएम की ऐसी लाइनें हैं। तो एग्जाम्पल में आप वो दोनों लाइनें लिख सकते हो जिससे हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, है ना। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिपीटिशन इन द लाइन ऑन यू एंड यू। सो पोएम में इस लाइन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है,
सो आप इसमें क्या लिख सकते हो, द रिपीटिशन एड्स फियर, ठीक है, FEAR, फियर। रिपीटिशन से क्या हो रहा है, फियर ऐड हो रहा है, ठीक है, पोएम की जो लाइंस है उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैचिंग है, हमें मैच करना है। द मैजिक पेंट ब्रश, इसको हम किससे मैच कर सकते हैं, द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड, ये थर्ड वन से, ठीक है। द ग्रैंड फोर्ट्रेस यानी बहुत बड़ा किला, ये किसने बनाने बोला था, राजा ने, जो कि क्या है, ग्रीड एंड द डिज़ायर फॉर वेल्थ, लालच है ना, और धन संपत्ति की इच्छा है राजा को, इसलिए। देन थर्ड है द रिवर एंड द बीस्ट, नदी और बड़ा सा जो जंगली जानवर, ये किससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, बैरियर्स टू द प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर, जमींदार के गुस्से से गोपी खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए उसने रिवर बनाया था, और वो कह रही थी कि मैं एक बड़ा सा बीस्ट बना दूंगी, ठीक है। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई whether the following statement is true or false. While Gopi uses the magic brush to help others, the Jamindar wants to use it for personal gain. Sorry. जो गोपी है वो ब्रश का यूज़ कैसे करती थी, दूसरों की हेल्प करने के लिए, लेकिन जो जमींदार है वो पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करना चाहता था। दिस कॉन्ट्रास्ट ड्राइव्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो ये जो विरोधाभास है, ये इस पोएम का मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी हमें इस पोएम से यही सीखने मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, ना कि ज़मींदार की तरह सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। तो यही है स्टोरी का जो सार है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे का पोर्शन करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, जस्ट अ मिनट, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, ये एक्सट्रैक्ट पोएम में से है, इसको रीड करना है और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। जैसे फर्स्ट है, बट ऑन ए स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इज इन हिज हैंड, ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी कम हेयर, ही विस्पर्स हश, यानी जो स्टोन पर एक आदमी बैठा रहता है वो उसको बुलाता है, जिसके हाथ में एक ब्रश था, गोपी को बुलाता है, वो अपने चारों तरफ देखता है, गोपी को कहता है कि शांत रहो, एंड फिर क्या कहता है वो, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट द मैजिक ब्रश, ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, वो उसके हैंड में वो ब्रश दे देता है और कहता है कि हमें इस ब्रश के बारे में, इस जादुई ब्रश के बारे में विलेजर्स को नहीं बताना है, एंड टेल्स हर टू बी श्योर, और उसको श्योर करता है, यानी उसको वो बोलता है कि पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस, यानी अमीरों के लिए कुछ पेंट मत करना, सिर्फ पुअर्स के लिए पेंट करना, ठीक है, वो उसको श्योर करता है। सो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, द मैन इज विस्परिंग एंड टेलिंग गोपी टू कीप द ब्रश अ सीक्रेट रिफ्लेक्ट हिज, यानी वो उसको सीक्रेट रखने के लिए कहता है। सो हम इसमें क्या भर सकते हैं, उसका क्या नेचर दिखाता है, उस आदमी का नेचर हमें बताना है। देखो लिखा है ना, रिफ्लेक्ट हिज नेचर, कैसा नेचर उसका दिखलाता है। ये जो लाइन है ना कि वो कहता है कि आप इसको किसी को मत बताना, तो इससे हमें उस आदमी का कैसा नेचर है कैसे पता चलता है, क्या नेचर है, तो केयरफुल एंड सीक्रेटिव, उस आदमी का नेचर कैसा है, केयरफुल एंड सीक्रेटिव, ठीक है। यानी वो बहुत केयरफुल रहना चाहता है कि कहीं इस पेंट ब्रश का यूज़ कहीं गलत जगह ना हो जाए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन स्लिपिंग द ब्रश इनटू गोपीज हैंड, यानी जो वो आदमी है वो गोपी के हाथ में वो ब्रश दे देता है, इसका क्या महत्व है, तो आप आंसर लिखेंगे, इट शोज, इससे पता चलता है दैट द मैन इज इंटरेस्टिंग गोपी, कि जो आदमी है वो गोपी को सौंप रहा है विद द प्रीसियस एंड मैजिकल गिफ्ट, एक मैजिकल गिफ्ट, प्रीसियस और मैजिकल गिफ्ट सौंप रहा है, दैट कैन हेल्प अदर्स, जिससे वो दूसरे को हेल्प कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन, यानी
ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है एक सुटेबल रीज़न देकर, ठीक है। द मोस्ट लाइकली रीज़न यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है द मैन इंस्ट्रक्ट्स गोपी टू पेंट ऑन नॉट ओनली फॉर नॉट फॉर वेल्दी वंस बट ओनली फॉर पुअर। यानी वो आदमी गोपी को बोलता है ना कि आप वेल्दी अमीर लोगों के लिए पेंट नहीं करना, सिर्फ गरीबों के लिए पेंट करना। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ही, वो ऐसा क्यों कहता है? तो आप लिखोगे आगे, लिखोगे ही वॉन्टेड द ब्रश टू बेनिफिट द नीडी नॉट टू सर्व द ग्रीड ऑफ द रिच। वो चाहता था कि नीडी ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके, ना कि अमीरों की लालच पूरी हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टू गिवन बिलो। यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए? तो जो हमारा टाइटल है द मैजिक ब्रश से रिलेटेड है ना, तो हम भी यही टाइटल चूज़ करेंगे, द मैजिक ब्रश इज सीक्रेट, ठीक है। यही एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। एंड सून द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड थ्रू फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन्स अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ फियर ऑफ दिस मैजिक गेम्स। यानी धीरे धीरे वो जादुई ब्रश की बात सब जगह फैल जाती है ना। और फिर ज़मींदार भी आ जाता है ना, मैजिक ब्रश से अपने लिए हेल्प, मतलब हेल्प तो नहीं, उसको ऑर्डर ही करता है वो, है ना। देखो लिखा है आगे सॉरी, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है गले में बार बार। चलिए आगे देखते हैं। वो कहता है कि मैं तुमको ऑर्डर करता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ा सा किला बनाओ, है ना। फोर्ट्रेस यानी किला। पेंट, ट्रेजर, ज्वेल, रिचेस, रेयर, ये सारी चीज़ें की उसको वो ड्रॉ करना चाहता था, यानी वो गोपी से ड्रॉ करवाना चाहता था। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट रीज़न। यानी आपको रीज़न देना है और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द न्यूज़ ऑफ गोपीज मैजिक ब्रश स्प्रेड हो जाती है मैजिक ब्रश की न्यूज़ थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स बिकॉज ऑफ इट्स। क्यों वो न्यूज़ फैल जाती है? क्योंकि जो उसका ब्रश था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और मैजिकल पावर थी उसमें, ठीक है। तो आप इसमें यही लिखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मैजिकल पावर। Second question, why does the poet refers to things painted by Gopi's paintbrush as magic gains? यानी जो पोएट है वो गोपी की जो पेंट ब्रश से वो जो चीज़ें ड्रॉ करती है उनको मैजिक गेन्स क्यों कहता है? यानी जादू से किया गया लाभ, है ना, ऐसा क्यों कहता है वो? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे बिकॉज वट एवर गोपी पेंटेड विद द ब्रश इमीडिएटली टर्न रियल एंड वैल्यूबल ब्रिंगिंग मैजिकल बेनिफिट्स। जो भी वो पेंट करती थी उस ब्रश से वो रियल और वैल्यूबल चीज़ में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि क्या है, एक मैजिकल बेनिफिट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको समझ में आया ना क्या भरना है? चलिए मैं लिख ही देती हूँ। फर्स्ट में आपको भरना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मैजिकल पावर, ठीक है। ये आपको इसमें फर्स्ट में फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। यानी दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा फॉल्स है? रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत है उसको हमें करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है, गोपी मैजिक ब्रश ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द पावरफुल जमींदार जो गोपी का मैजिक ब्रश है वो ज़मींदार को अटेंशन, यानी उसको पता चल जाता है, अटेंशन देता है, ठीक है। तो ये तो सही है कि वो अट्रैक्ट करता है सभी को मैजिक ब्रश। देन सेकंड है, द जमींदार रिक्वेस्ट गोपी। नो, ये तो गलत है, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करता है, वो क्या करता है, ऑर्डर करता है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली चेंज कर सकते हो, द जमींदार रिक्वेस्ट की जगह ऑर्डर्ड लिख सकते हो। ऑर्डर्ड गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फॉरेस्ट एंड ज्वेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द जमींदार्स डिमांड फॉर अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। यानी जमींदार डिमांड करता है ना कि मेरे लिए एक बड़ा सा फोर्ट्रेस बनाओ, ज्वेलरी बनाओ, तो उससे जमींदार के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता चलता है, ठीक है। आंसर आप कैसे लिखेंगे?
ये देखो, ये तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को जो रेक्टिफाई करना था उसमें इसका आंसर है द जमींदार ऑर्डर्स। बस आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह ऑर्डर कर देना है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन जो है कि ज़मींदार के बारे में क्या पता चलता है, उसमें आप ये लिखेंगे इट शोज़ दैट द जमींदार वाज ग्रेडी। कैसा है? ग्रेडी है, सेल्फिश है एंड पावर हैंग्री। ग्रीडी यानी लालच, सेल्फिश स्वार्थ, पावर हंग्री यानी सत्ता का भूखा है ना। वांटिंग टू यूज़ द मैजिक ब्रश ओनली फॉर हिज ओन वेल्थ एंड लग्जरी। वो सिर्फ अपने वेल्थ और लग्जरी के लिए उस मैजिक ब्रश का यूज़ करना चाहता था। ओके, अब हम आ गए हैं जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं मेन उस पे, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन वाई गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार। गोपी ने जमींदार के लिए पेंट करने से मना कर दिया, तो ये गोपी का राइट डिसीजन है। क्यों? आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो इसमें आप आंसर कैसे लिख सकते हैं? गोपी मेड द राइट डिसीजन बिकॉज जमींदार वॉज ग्रीडी एंड सेल्फिश। गोपी ने राइट डिसीजन लिया क्योंकि जमींदार क्या था? लालची था, सेल्फिश यानी स्वार्थी था। इफ गोपी हैड पेंटेड फॉर हर, अगर गोपी उसके लिए पेंट कर देती, द मैजिक ब्रश वुड हैव बीन मिस यूज फॉर वेल्थ एंड पावर इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द अदर। अगर वो गोपी उसके लिए पेंट कर देती तो मैजिक ब्रश का मिस यूज़ हो जाता ना वेल्थ के लिए और पावर के लिए, ठीक है। जो ब्रश दिया था उस आदमी ने तो उसको मना किया था कि इसका मिसयूज़ मत करना, सिर्फ गरीबों के लिए ही यूज़ करना, है ना। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द पुअर यानी गरीबों की हेल्प करने की बजाय वो क्या हो जाता? मिसयूज़ हो जाता फॉर पावर एंड वेल्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी थ्रेटन्स टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्कैर अवे द जमींदार। गोपी धमकी देती है कि वो एक बड़ा जंगली जानवर बना देगी ताकि ज़मींदार को वो डरा सके। जस्टिफाई हर एक्शन, तो उसके एक्शन को जस्टिफाई करना है कि उसने सही किया ना। हाउ वुड यू हैव डील्ड विद द सिचुएशन डिफरेंटली। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो इसको डील करते इस सिचुएशन को। सो इसमें आप आंसर लिख सकते हो जैसे ये देखो, गोपीज एक्शन वॉज जस्टिफाइड। गोपी का एक्शन जस्टिफाइड था क्यों? बिकॉज शी नीडेड टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना था। वो उसके पीछे पड़े थे ना सैनिक और वो राजा, है ना। जमींदार, है ना, जमींदार और उसके आदमी उसके पीछे पड़े थे। एंड स्टॉप द जमींदार फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द मैजिक ब्रश, और इसलिए उसने जमींदार को रोका ताकि वो मैजिक ब्रश को एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। सो इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन डिफरेंटली, यानी अलग तरीके से कैसे इस सिचुएशन को आप डील करते। तो आप लिख सकते हो, इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होता या होती, आई वुड हैव फॉर्मली रिफ्यूज्ड, मैं उसको मना कर दूंगा या कर दूंगी। सॉट द सपोर्ट ऑफ द विलेजर की हेल्प लेता, इंस्टेड द थ्रेटनिंग विद फियर, उसको डराने धमकाने की बजाय, ठीक है। तो आप अगर अपने हिसाब से कुछ इसमें और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम के लास्ट में गोपी सेलिब्रेट करती है विलेजर्स के साथ, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस। सो आंसर लिखोगे, इट शोज दैट गोपी यूज द ब्रश सेल्फलेसली। इससे पता चलता है कि जो गोपी है उसने ब्रश का सेल्फलेसली यूज़ किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, यानी गरीबों के अच्छे के लिए यूज़ किया है, ठीक है। स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ यूज़ किया है। एंड द विलेजर्स वर ग्रेटफुल, और जो विलेजर्स है वो ग्रेटफुल है, यानी उसको थैंक्स करना चाह रहे हैं, वो खुश हैं उससे। हर जॉय कम फ्रॉम शेयरिंग हैप्पीनेस विद अदर्स नॉट फ्रॉम वेल्थ। उसकी जो खुशी है वो शेयरिंग हैप्पीनेस यानी खुशियाँ बांटने से आ रही है, ठीक है। विद अदर्स, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने से ही उसकी खुशी आ रही है। नॉट फॉर वेल्थ यानी धन संपत्ति, इससे उसको खुशी नहीं मिल रही है। उसको खुशी किससे मिल रही है? शेयरिंग हैप्पीनेस, खुशियाँ बांटने से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर गोपीज यूज ऑफ द मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड हैव यूज इट। यानी जो गोपी ने मैजिक ब्रश का यूज़ किया ना, उससे कंपेयर करना है कि ज़मींदार इसका कैसे यूज़ करता। तो आप आंसर लिखोगे, गोपी यूज़ द ब्रश टू हेल्प द नीडी। गोपी ने ब्रश का यूज़ किया नीडी यानी ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उनको हेल्प करने के लिए।
एंड क्रिएट थिंग्स फॉर देयर बेनिफिट्स, और उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ठीक है। बट अगर ज़मींदार के पास होता तो वो क्या करता? द ज़मींदार ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ज़मींदार वुड हैव यूज्ड इट ओनली फॉर पर्सनल ग्रीड, लग्जरी एंड पावर। वो क्या करता? अपने पर्सनल ग्रीड, अपने जो लालच है, उसकी जो सत्ता चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, उसके लिए ही यूज़ करता है ना। तो डिफरेंट है ना। सो चलिए आगे देखते हैं। What can be inferred about Gopi's character based on her refusal to follow the ज़मींदार्स order? हमें गोपी के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? क्योंकि वो ज़मींदार को मना कर देती है, उसके ऑर्डर को नहीं मानती है ना। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि गोपी क्या है? गोपी वॉज ब्रेव, सेल्फलेस एंड काइंड हार्टेड। गोपी ब्रेव है, सेल्फलेस है, काइंड हार्टेड यानी दयालु है ना। शी वैल्यूड जस्टिस एंड चूज टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रीड एंड मिस यूज द पावर, यानी लालच के अगेंस्ट उसने स्टैंड लिया और पावर का मिस यूज नहीं करने दिया, है ना। उसके अगेंस्ट में खड़ी रही वो। तो इससे हमें पता चलता है कि वो ब्रेव है, सेल्फलेस है और काइंड हार्टेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी पोएम का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है ना। तो इसको जस्टिफाई करना है। तो आप आंसर में लिख सकते हो द टाइटल द मैजिक ब्रश इज एप्रोप्रिएट बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मैजिकल ब्रश। स्टोरी का टाइटल क्या है? मैजिक ब्रश, इससे रिलेटेड है ना। सो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो मैजिक ब्रश के अराउंड ही घूम रही है ना। हमारी स्टोरी का नाम क्या है? द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, द मैजिक ब्रश, है ना। तो पूरी स्टोरी तो क्या है? मैजिक ब्रश के अराउंड ही घूम रही है। दैट कैन ब्रिंग ड्राइंग्स टू लाइफ, जो ब्रश क्या करता है? ड्राइंग करता है और वो रियल हो जाता है ना। इट सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी यूज्ड वाइजली फॉर गुड, और ये किसका प्रतीक है? क्रिएटिविटी का पावर, यानी अगर उसको वाइजली यूज़ किया जाए अच्छे के लिए, ठीक है। तो हमें यही जस्टिफिकेशन देना है कि हाँ जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि ये किसका सिंबलाइज है? पावर ऑफ क्रिएटिविटी यूज्ड, जिसका यूज़ किया गया वाइजली फॉर गुड, यानी अच्छे के लिए यूज़ किया गया, वो भी वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड द मैजिक ब्रश, अगर आपके पास मैजिक ब्रश है या होगा, हाउ वुड यू यूज़ इट इन टुडेज़ वर्ल्ड, तो आप उसका आज के वर्ल्ड में कैसे यूज़ करोगे? अगर आपके पास मैजिक ब्रश होता, ठीक है, पास्ट टेंस में है हैड, अगर आपके पास मैजिक ब्रश होता तो आप उसका कैसे यूज़ करोगे? सो आप लिखोगे आई वुड यूज़ इट टू एंड पॉवर्टी, मैं इसका यूज़ करूँगी पॉवर्टी को ख़त्म करने में, प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन टू द नीडी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना, शेल्टर यानी घर, एजुकेशन, ज़रूरतमंद लोगों को ये प्रोवाइड करने में यूज़ करूँगी। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, लाइक हंगर यानी भूख, डिज़ास्टर यानी कहीं पे डिज़ास्टर आ जाती है, जैसे अभी हाल ही में बारिश के दिन है तो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जैसे पंजाब में, है ना। सो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आ गई है, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं लोगों की हेल्प करती या करता, ठीक है, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते, ठीक है। सो आप ये आंसर इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए हों, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे जो पोर्शन है ये लेट अस लर्न पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो आपको तो पता ही होगा कि इसी चैनल पे क्लास 8 की मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी आपको मिल रही हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।